नमस्कार दोस्तों, अभ्यार्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान विषय हमारा जीव विज्ञान है, उसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या, उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसकी परिभाषा या उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। शरीर से N2 युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या, N2 युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी जो उपयोगी नहीं है शरीर के लिए, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। N2 युक्त से तात्पर्य है नाइट्रोजन युक्त, यानी नाइट्रोजन से युक्त जो पदार्थ हैं जिसमें नाइट्रोजन है और वो अपशिष्ट हैं, उनको शरीर से निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद आगे, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर उत्सर्जन के प्रकार। क्या, उत्सर्जी पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ जो पदार्थ जिन पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो अमोनिया भी हो सकता है, वो यूरिया भी हो सकता है, वो अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो उन पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन के कुछ प्रकार निर्धारित किए गए हैं। आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले यूरियोटेलिज्म पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, यूरियोटेलिज्म। वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना, काहे का करते हैं, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तथा यह विधि यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। क्या, यह विधि यूरिकोटेलिज्म कहलाती है, यानी जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तथा यह विधि यूरियोटेलिज्म कहलाती है। उदाहरण इसके क्या क्या हो सकते हैं, स्तनधारी जीव, उभयचर जीव। स्तनधारियों में मानव भी आते हैं, मानव आते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य स्तनधारी आते हैं। एवं इसके अंतर्गत उभयचर जीव यानी जो जल एवं थल दोनों पे रहते हैं, जैसे कि मेढक, ये आते हैं। यानी हम लोग क्या हैं, जो स्तनधारी वर्ग में मानव हैं वो यूरिया का उत्सर्जन, हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हमारा जो उत्सर्जन का प्रकार है वो यूरियोटेलिज्म है। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 2 का है हमारा, नंबर 2 पे यूरिकोटेलिज्म। क्या, यूरिकोटेलिज्म, ये है आज का हमारा। दूसरे नंबर का है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म वे जंतु जो यूरिक अम्ल, क्या, पिछले में हमने पढ़ा यूरिया, इसमें है यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तथा यह विधि यूरिकोटेलिज्म कहलाती है, यह विधि यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। उदाहरण सरीसृप जीव एवं पक्षी। क्या, सरीसृप जीव एवं पक्षी, यानी सरीसृप से तात्पर्य है जो जमीन पर चलते हैं, और पक्षी यानी पक्षी। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने, यूरिकोटेलिज्म। क्या, यूरिक अम्ल का उत्सर्जित जो जंतु यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तथा यह विधि क्या कहलाती है, यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। ठीक, उदाहरण में सरीसृप जीव एवं पक्षी आते हैं। इसके बाद अमोनोटेलिज्म। क्या, अमोनोटेलिज्म वे जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। आपको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से आपको पकड़ना है, अगर यहाँ यूरिको लिखा है तो मान लीजिए यूरिक अम्ल हो जाएगा, अगर यहाँ पे अमोनो लिखा है तो अमोनिया हो जाएगा। ठीक, अमोनो लिखा है तो क्या, अमोनिया हो जाएगा, है ना। यूरिको लिखा था तो यूरिया हो गया था। फिर उसके बाद आपको वे जंतु लगाना है, और क्या, जो यहाँ पे लिखा होगा उसको उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ अमोनो लिखा है तो हम क्या उत्सर्जित करेंगे, अमोनिया उत्सर्जित करेंगे, और जो यहाँ पे जो उत्सर्जित करेंगे उसको आगे उसको टेलिक लगाएंगे। ठीक, तो अमोनोटेलिक कहलाते हैं वे जंतु जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। तथा उत्सर्जन की विधि अमोनोटेलिज्म कहलाती है। उदाहरण के लिए मछली एवं झींगा, यानी इससे ये तात्पर्य है कि मछली और झींगा जो हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। मछली और झींगा अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद आगे नंबर 4 का अमीनोटेलिज्म। क्या, अमीनोटेलिज्म। अब यहाँ से आपको फिर पकड़िएगा, यहाँ पे कीवर्ड देखिए आप लोग, अमीनोटेलिज्म। तो इसको कैसे पकड़ेंगे, अमीनो अम्ल, है ना। यहाँ पे क्या लिखा था, अमीनोटेलिज्म, तो आप लोग क्या पकड़ेंगे, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन, मतलब वह जीव
जो अमीनो अम्ल को उत्सर्जित करते हैं, अमीनोटेलिक। क्या? अमीनो ये लगाना है आपको, फिर इसके बाद टेलिक लगा देना, अमीनोटेलिक कहलाते हैं तथा यह विधि अमीनोटेलिज्म कहलाती है। उदाहरण के लिए यूनियो, है ना, यूनियो समुद्री जीव है, एक यूनियो एक समुद्री जीव है। यह क्या करता है कि अमीनो अम्ल उत्सर्जित करता है। क्या? अमीनो अम्ल उत्सर्जित करता है। इसके बाद हमारा ग्वानोटेलिज्म, ग्वानोटेलिज्म है। ग्वानोटेलिज्म वे जीव जो ग्वानिन उत्सर्जित करते हैं। क्या? ग्वानिन एक पदार्थ है जिसको उत्सर्जित करते हैं, ग्वानोटेलिक कहलाते हैं। यह विधि ग्वानोटेलिज्म कहलाती है। उदाहरण के लिए मकड़ी, मकड़ी क्या? ग्वानिन एक पदार्थ होता है जिसको उत्सर्जित करती है। क्या करती है? ग्वानिन एक पदार्थ है जिसको उत्सर्जित करती है और यह विधि ग्वानोटेलिज्म कहलाती है। उदाहरण के लिए इसमें क्या होगा? मकड़ी हम उदाहरण में लेंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम मानव उत्सर्जी अंग पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर उत्सर्जन का प्रकार पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मानव के उत्सर्जी अंग, मतलब मानव में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले वृक्क है, फिर त्वचा है, फिर यकृत है, फिर फेफड़े हैं, फिर आंत है। यानी कुल कितने हैं? 5। वृक्क यानी किडनी, त्वचा स्क्रीन, यकृत यानी लीवर, फेफड़े लंग्स, आंत यानी इंटेस्टाइन, है ना। तो ये 5। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृक्क, यानी आज का जो हम पहला देखेंगे वो होगा हमारा वृक्क। आइए स्टार्ट करते हैं। वृक्क ये रहा आज का हमारा जो आज का मतलब मुख्य जो पॉइंट होगा इसका, वृक्क। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक चित्र है छोटा सा, किडनी एनाटॉमी। इसमें हम किडनी के बारे में चीजें देखेंगे। ठीक, आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, किडनी एनाटॉमी, ये रहा किडनी, है ना। किडनी का एक चित्र है। चित्र पे मत जाइए आप लोग, सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, चित्र चाहे अच्छा बना हो चाहे खराब, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको ये वाली नलिका देखना है। ये नलिका पूरा यहाँ से यहाँ तक की नलिका देखना है। इसका नाम है रीनल आर्टरी। क्या नाम है? रीनल आर्टरी, यानी वृक्क धमनी या रीनल धमनी बोल सकते हैं इसको ये वाली नलिका को हम बोलेंगे रीनल आर्टरी या वृक्क धमनी। और ये यहाँ से ये इस किडनी में आती है। ये नलिका इस किडनी में आ रही है। तो ये कहाँ से आ रही है? रीनल आर्टरी से आ रही है। तो इसको भी रीनल आर्टरी बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद इस नलिका पे ध्यान देंगे। किस पे देंगे? इस नलिका पे ध्यान देंगे। इस नलिका को क्या बोलेंगे? रीनल वेन। रीनल वेन, क्या? रीनल वेन। इस नलिका को रीनल वेन बोलेंगे, यानी रीनल सिरा या फिर वृक्क सिरा बोलेंगे। इसमें रीनल आर्टरी यानी धमनी शुद्ध रक्त, और रीनल वेन यानी अशुद्ध रक्त, है ना। इसमें O2 युक्त रक्त होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा। ठीक, ये नलिका इस नलिका से जुड़ी हुई है, यहाँ पे आती है, इसलिए हम इसको भी रीनल वेन कहते हैं इस नलिका को। ठीक, इसके बाद आगे ये वाली जो नलिका है यहाँ से ये यहाँ आई है, यानी ये कौन सी नलिका आई है? रीनल आर्टरी की नलिका यहाँ पे आई। यानी एक जो किडनी है उसमें एक रीनल वेन और एक रीनल आर्टरी की नलिकाएं जाती हैं। कौन कौन सी जाती हैं? एक रीनल वेन और एक रीनल आर्टरी की नलिका ये गई, एक रीनल वेन की नलिका। इसी प्रकार से इधर भी ये रीनल आर्टरी की नलिका है और ये नलिका रीनल वेन की नलिका है। ठीक, यानी वृक्क धमनी और वृक्क सिराओं की नलिका प्रत्येक किडनी में जाती है। फिर इसके बाद ये यहाँ से इस वाली नलिका पे आप लोग ध्यान देंगे। इस नलिका पे ये नलिका यहाँ तक आती है। ये इधर भी यहाँ से नलिका ये आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या? यूरेटर, यानी यूरेटर का मतलब होता है मूत्र सॉरी है ना। आपका हम कह सकते हैं कि है ना, यूरेटर बोलेंगे इसको। फिर इसके बाद ये रहा ये मूत्र, है ना, ये रहा यहाँ का आपका, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ये वाला इसको हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पे ये वाला भाग है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। क्या? और ये है मूत्र नलिका। क्या? ये है यूरेटर यानी मूत्र नलिका, इसको बोलेंगे। ये हमारी जो है ये लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। ठीक, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है।
जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर होती है। क्या होती है? थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक, इसके बाद हमने किडनी के बारे में समझा। अब इसके बाद किडनी के बारे में आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। ये हमने इतना चित्र में देखा, अब आगे आइए स्टार्ट आगे देखते हैं। इसके बाद ये हमारा एक नेफ्रॉन का चित्र बना हुआ है, यानी कि जब इसको हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एक बार यहाँ पे चित्र है तो देख लेते हैं, फिर इसके बाद जब हम नेफ्रॉन पढ़ने लगेंगे दोबारा देखेंगे। यहाँ पे ये रहा, इसको बोलते हैं रीनल धमनी। ये वाला भाग, हम चलिए अच्छे से देखते हैं थोड़ा। ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं रीनल धमनी। क्या बोलते हैं? रीनल धमनी, रीनल धमनी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये गोला भाग, उसको ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं इस वाले भाग को, ग्लोमेरुलस। फिर इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये भाग आपका, इसको बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। फिर इसके बाद ये नलिका है, ये नलिका, इसको नहीं बोल रहे हैं, ये नलिका है, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर इसके बाद यहाँ की ये जो नलिका है आपकी, ये वाली नलिका, ये नलिका, इसको बोलते हैं अवरोही लिम्ब। क्या बोलते हैं? अवरोही लिम्ब। फिर यही नलिका जो इधर से आती है इसको बोलते हैं आरोही लिम्ब। दोनों को मिला के बोलते हैं हेनली का लूप। क्या? हेनली का लूप, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ, क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, हेनले या हेनली, कुछ भी बोलते हैं, हेनले या हेनली, जो भी आप कई बार क्वेश्चन में कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि हेनली और कई बार आ जाते हैं हेनले, तो हैंडल ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर इसके बाद इधर देखें तो ये रहा आपका, यहाँ पे क्या है? रीनल धमनी है ये। फिर इसके बाद ये रहा भाग आपका रीनल सिरा, यानी यही नलिका है, यही नलिका यहाँ से घूम के ये आती है। तो एक तरफ ये रीनल धमनी है, एक तरफ क्या है? रीनल वैन यानी सिरा है। ठीक, फिर इसके बाद ये रहा दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पे थी समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी बोमन संपुट के पास में थी तो इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं, और ये इसके दूर में है तो इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। ये रहा संग्राहक नलिका। क्या? ये रही संग्राहक नलिका, यानी यहाँ पे जो तत्व होंगे उनको संग्रहित करने की ये नलिका होगी। और ये जो है ना, ये जो है ये केशिकाओं की जाल है, यानी ये जो रीनल धमनी और आर्टरी हैं इनकी जाल है, ये इन दोनों को केशिका जाल बोलते हैं। ठीक, अब इसके संरचना के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, इस क्या कार्य करता है। हमने यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा जाना है, आगे हम जब इसके बारे में पढ़ने लगेंगे आगे तो फिर हम इसको दोबारा चित्र को देखेंगे और इसके कार्यविधि को समझेंगे कैसे कार्य करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है या उत्सर्जी अंग है। क्या? किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना। सबसे पहला पॉइंट, किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क के दो भाग होते हैं। क्या? वृक्क के दो भाग, यानी किडनी के दो भाग होते हैं। अगर हम किडनी की सामान्य अगर एक चित्र बनाएं तो इसके अंदर दो भाग हैं, ये आंतरिक भाग है, ये बाहरी भाग है। तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, यानी ये वाला भाग कॉर्टेक्स बोला जाता है, इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। ये अंदर का जो भाग है इसको मेडुला बोला जाता है। दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। अंदर का भाग मेडुला, बाहर का भाग कॉर्टेक्स बोला जाता है। फिर ठीक आगे, यह सेम के बीज के आकार की होती, कैसी होती है? जिस प्रकार से सेम की बीज होती है, सेम की बीज होती है एक सब्जी है सेम, उसके बीज के आकार का होता है। इसका रंग गाजरी भूरा होता है। क्या? गाजरी भूरा होता है। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है। कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। प्रत्येक किडनी का निर्माण लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाओं से होता है, यानी प्रत्येक जो किडनी होती है उसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाएं होती हैं। कितनी? 10 लाख। इसके बाद नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। क्या? कार्यात्मक एवं संरचना, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी प्रश्न आ जाए कि किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहा जाता है या किडनी की इकाई किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे नेफ्रॉन को। कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? किडनी की। नेफ्रॉन को या फिर नेफ्रॉन की इकाई किसे कहा जाता है? किडनी की इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। फिर उसके बाद मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य कार्य नेफ्रॉन के द्वारा होता है, यानी किडनी के अंदर जो भी कार्य होते हैं उत्सर्जन के वो नेफ्रॉन के द्वारा किए जाते हैं। नेफ्रॉन रक्त से यूरिया को छानकर किसको?
नेफ्रॉन जो है रक्त में से यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में अलग करता है। क्या? मूत्र के रूप में अलग करता है। यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में अलग करता है। कौन करता है? ये नेफ्रॉन करता है। ठीक, आगे। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा संरचना होती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। आप यहाँ पे आप देखते हैं, हमने जो एक चित्र देखा था इसके बारे में देखते हैं। ठीक, ये रहा आपका, यहाँ पे लिखा है नेफ्रॉन में एक प्याले नुमा संरचना होती है। ये रहा प्याले नुमा संरचना, इसको बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। ये रहा प्याले नुमा संरचना, इसको बोलते हैं बोमन संपुट। फिर ठीक, आगे। ठीक, बोमन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छा होता है। ठीक, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये कोशिका गुच्छा। ठीक, यहाँ पे कोशिका गुच्छा होगा। कोशिका गुच्छा होता है, दो प्रकार की धमनिकाओं का बना होता है। यानी जो कोशिका गुच्छा यानी ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छा से सीधा तात्पर्य है ग्लोमेरुलस, यानी कोशिका गुच्छा से तात्पर्य है ग्लोमेरुलस। ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, ये रहा ग्लोमेरुलस, ये वाला भाग। ये क्या होता है? कोशिका गुच्छाएं होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी कोशिका गुच्छाएं होती हैं। चूंकि यहीं पे रक्त क्षमता है तो बहुत सारी कोशिका गुच्छाएं होती हैं, एक एक करके रक्त क्षमता है, फिर यहाँ पे रक्त आता है। ठीक है ना, रक्त जो मतलब जो पदार्थ क्षमता है वो यहाँ पे आता है, तो ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस को हिंदी में कोशिका गुच्छा भी बोलते हैं। ठीक, तो दो प्रकार की धमनिकाओं का, तो ये जो ग्लोमेरुलस है वो दो प्रकार की धमनिकाओं का बना होता है। तो कौन कौन सी धमनिकाएं? चौड़ी अभिवाही धमनिका, जो रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है, यानी जो रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है उसको चौड़ी अभिवाही धमनिका बोलते हैं। तो ये जो आपकी ये जो नलिका है, इसको क्या बोलते हैं? चौड़ी अभिवाही धमनिका। ये है चौड़ी अभिवाही धमनिका, ये यहाँ पे रक्त पहुंचाती है, तो इसको बोलते हैं चौड़ी अभिवाही धमनिका। ये है चौड़ी अभिवाही धमनिका, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस में रक्त पहुंचाती है। ठीक, फिर उसके बाद है दूसरी पतली अपवाही धमनिका। ये अभिवाही थी, ये अपवाही है। पतली अपवाही धमनिका, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छा से वापस लाया जाता है। क्या? जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छा से वापस लाया जाता है उसको पतली अपवाही धमनिका बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पतली अपवाही धमनिका। तो ये रही आपकी पतली अपवाही धमनिका। ये यहाँ से ये रक्त यहाँ चला जाता है। ठीक, ये यहाँ पे रीनल जो धमनी है इधर से, सॉरी इधर से जो ये इधर रीनल धमनी है, इधर रीनल धमनी है, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये वाला भाग, स्टार्ट होता है रीनल सिरा। इसके इधर होती है रीनल धमनी। इधर क्या होती है? रीनल धमनी। इधर से रीनल धमनी ब्लड ले जाती है, फिर इधर से ये रीनल वैन जो होती है सिरा, ये O2 युक्त रक्त। तो फिर इसके बाद ये इसको बोलते हैं पतली अपवाही धमनिका। क्या? इसको बोलते हैं पतली अपवाही धमनिका। ये पतली अभिवाही धमनिका जो पहले हमने पढ़ा था, जो चौड़ी अभिवाही धमनिका, वो इधर होती है, रीनल धमनी की से जुड़ी हुई होती है, इधर होती है। इसको बोलते हैं पतली अपवाही धमनिका। ये क्या करती है कि रक्त को क्या ले जाती है? शरीर फिर से कहाँ ले जाती है? हृदय में ले जाती है। रक्त को कहाँ ले जाती है? हृदय में ले जाती है, रीनल वैन। ठीक, वापस ले जाती है। ठीक, कोशिका गुच्छा से रक्त को वापस ले जाती है। वो पतली जो रीनल वैन हमने दिखाया अभी, वो क्या करती है कि जो रक्त छानने के पश्चात जो रक्त बचता है, जो जैसे कुछ में से जो पदार्थ छन जाते हैं, उसके बाद रक्त जो बच जाता है, उस रक्त को पुनः शरीर में लेके जाती है। क्या? पतली अपवाही धमनिका, यानी रीनल वैन जो होती है उसको पतली अपवाही धमनिका बोला जाता है। वो रक्त को वापस लेके जाती है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव्य के छनकर बोमन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन क्या बोलते हैं? परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं किसको हैं? तो कोशिका से, यानी ग्लोमेरुलस की जो कोशिकाएं उनसे द्रव्य का छनकर बोमन संपुट में की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया परानिस्पंदन कहलाती है। एक बार चित्र की तरफ चलते हैं और आपको फिर से चित्र दिखाते हैं।
ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, ये रहा ग्लोमेरुलस। यहाँ रक्त बहुत पतली छोटी छोटी पतली पतली केशिकाएं होती हैं, एक दूसरे केशिकाओं से रक्त गुजरता है और छनता है। और फिर जब यहाँ बोमन संपुट, ये रहा आपका बोमन संपुट, ये रहा बोमन संपुट। जब यहाँ रक्त पहुंच जाता है तो इसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिस्पंदन कहा जाता है। क्या? परानिस्पंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक, इसके है ना। फिर इसके बाद आगे फिर हम आगे पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे नेफ्रॉन की आगे बात करेंगे फिर से। यहाँ तक हमने नेफ्रॉन के बारे में बात कर चुके हैं। फिर आगे देखते हैं वृक्क के बारे में। वृक्क में प्रति मिनट 125 मिली, है ना, यानी ठीक 125 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निष्पन्द होता है। यानी जो रक्त फिल्टर होता है वृक्क में, तो एक दिन में कितना होता है? 180 लीटर, 180 लीटर प्रतिदिन रक्त फिल्टर होता है। किससे? किडनी से 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। इसके बाद जो उससे मूत्र बनता है, मूत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ठीक, पीला होता है, सभी लोग देखे होंगे, जानते हैं। ये क्यों होता है? उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम, क्या? यूरोक्रोम होता है। यूरोक्रोम एक वर्णक होता है ना, पिगमेंट होता है जो कि मूत्र में मिलता है, तो इसके कारण इसका रंग पीला होता है। यूरोक्रोम बनता कहाँ से है? तो यूरोक्रोम HB यानी हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। तो कभी आ जाए कि यूरोक्रोम का निर्माण, तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। एक ऐसा पिगमेंट है जो कि मूत्र में मिलता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक, इसके बाद मूत्र का रंग कैसा होता है? मूत्र का रंग, मूत्र का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी, क्या? वृक्क में जो पथरी बनती है उसका क्या नाम है उसका? कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्जिलेट वृक्क में बनने वाली पथरी है। वृक्क में बनने वाली पथरी का नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट वृक्क में बनने वाली पथरी है। ठीक, इसके बाद आगे उत्सर्जन की प्रक्रिया, यानी जो हमारे शरीर में किडनी में जो उत्सर्जन हो रहा है, किडनी में जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी दो प्रक्रियाएं हैं। एक है रासायनिक प्रक्रिया, एक है भौतिक प्रक्रिया। यहीं पर अब हम प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और फिर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हमने पहले भी नेफ्रॉन में पढ़ा, फिर से यहाँ पे एक बार फिर से नेफ्रॉन के बारे में बहुत सी चीजें जानेंगे। ठीक, उत्सर्जन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है रासायनिक भाग, दूसरा है भौतिक भाग। तो हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे? रासायनिक भाग पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? रासायनिक भाग पे। रासायनिक से तात्पर्य यहाँ केमिकल जैसे चीजों पे, केमिकली होगा, जो भी होगा, जो प्रक्रिया होगी तो वो केमिकल ही होगी। इस प्रक्रिया में प्रोटीन से प्राप्त अमोनिया को यूरिया में बदल जाता है। यानी प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि रक्त को छाना जाता है, जो उसमें प्रोटीन बचता है उससे जो प्राप्त अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदल दिया जाता है। यह कार्य यकृत द्वारा किया जाता है। यानी जो रासायनिक भाग है कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। आप लोग याद रखेंगे कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ये तो हमने जब यकृत पढ़ा था तब भी उसके कार्य में पढ़ा था कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक, इस प्रक्रिया को ऑर्निथिन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को तीनों याद रखना है। इस प्रक्रिया को ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया चक्र या क्रेब हैंसलेट साइकिल कहा जाता है। 3 नाम है इसके, ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया चक्र और क्रेब्स हैंसलेट साइकिल कहते हैं। ठीक, ये 3 नाम इसके होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे भौतिक भाग। क्या? भौतिक भाग, इसमें यूरिया युक्त रक्त यकृत से किडनी तक पहुंचता है। कहाँ? युक्त रक्त, इसमें यूरिया युक्त रक्त यकृत से किडनी में पहुंचता है, जहां नेफ्रॉन नलिकाओं द्वारा रक्त से यूरिया को छानकर अलग किया जाता है। यानी जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, कौन बदलता है? यकृत बदलता है। अब ये यूरिया से जो रक्त है, यूरिया युक्त रक्त है, या कहाँ रहेगा? यकृत में रहेगा। यकृत से सीधे कहाँ चला जाएगा? किडनी में जाएगा। और किडनी में जाके कहाँ? नेफ्रॉन नलिकाएं होंगी, जहाँ पे क्या होगा? यूरिया को छानकर अलग किया जाएगा और मूत्र का निर्माण होगा। तो यह कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। कितने चरणों में होगा? यह 3 चरणों में होगा। आइए एक एक चरण को देखते हैं। पहला चरण है अति सूक्ष्म छनन। क्या? अति सूक्ष्म छनन, इसमें रक्त नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग से छनता है और प्रोटीन बच जाता है। और फिर उसके बाद है पुनः अवशोषण, इसमें कोशिका नलिका से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। पुनः अवशोषण, इसमें कोशिका नलिका से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। फिर उसके बाद स्त्रावण, अवशोषित एवं अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका नलिका में उत्सर्जित कर देना। ठीक, ये 3 चीजें। अब इनको हम चलते हैं एक बार चित्र में समझते हैं।
ये रहा चित्र। सबसे पहले अति सूक्ष्म छनन, ये रहा ग्लोमेरुलस, आप लोगों को दिखेगा, ये रहा आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में सबसे पहले रक्त छनेगा, इसको अति सूक्ष्म छनन कहा जाएगा। क्या होगा इसमें? अति सूक्ष्म छनन कहा जाएगा। यहाँ पे रक्त छनेगा और यहाँ पे रक्त आएगा। यहाँ से छन के इधर देखिए, ये रहा रीनल धमनी, ये रही आपकी रीनल धमनी, यानी इधर से रक्त यहाँ पे आता है। ठीक, ये धमनी से रक्त यहाँ पे आता है, यहाँ पे रक्त आता है और फिर इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन नलिकाएं होती है जहाँ से रक्त छनता है और बोमन संपुट में आता है। ठीक, कहाँ आता है? बोमन संपुट में आता है। इसको हम लोग परानिस्पंदन बोलते हैं। ठीक, जब यहाँ पे रक्त छन के आता है तो इसको परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अति सूक्ष्म छनन, यहाँ छनन हुआ, फिर इसके बाद अवशोषण, तो ये छनन हुआ, यहाँ पे रक्त आया, है ना। रक्त के बाद रक्त तो यहीं रुक गया, जो छनन में पदार्थ आए हैं, जल आया है, उसके साथ सॉल्ट्स आए हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट जो पदार्थ हैं यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ आते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अवरोही लिम्ब। क्या? अवरोही लिम्ब। इसको यहाँ पे एक नलिका है, इस नलिका को बोलते हैं अवरोही लिम्ब। इस नलिका को ये लिखा है अवरोही लिम्ब, और इधर ये नलिका है, इसको बोलते हैं आरोही लिम्ब। क्या? आरोही लिम्ब। दो हैं, एक है ये रहा अवरोही लिम्ब और ये रहा आरोही लिम्ब। इन दोनों को मिलाकर हेनले का लूप, क्या? हेनले का लूप बोलते हैं, यानी लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले या हेनली, लूप ऑफ हेनले, हेनली। ये क्या करते हैं? जैसे वहां पे लिखा था कि इस अवशोषण, तो जब रक्त से पदार्थ छन कर आते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं, ठीक, जो कि शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस वाले भाग में उनका अवशोषण किया जाता है, यानी जो शरीर के लिए आवश्यक, जैसे यहाँ पे एक बार छनता है रक्त, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ें छन के जाएंगी, सिर्फ अनुपयोगी चीज़ें बचेंगी, ऐसा नहीं होता। कई उपयोगी चीज़ें भी छन कर आ जाती हैं। ठीक, तो ये जब उपयोगी चीज़ें आ जाती हैं तो यहाँ से क्या होता है कि शरीर के लिए जो उपयोगी चीज़ें छन के आई हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? लूप ऑफ हेनले, यानी हेनले के लूप, यानी हेनले के लूप द्वारा चीज़ों को, पदार्थों का अवशोषित कर लिया जाता है जो कि शरीर के लिए उपयोगी होता है। इस क्षेत्र में, इस जगह पे कर लिया जाता है। क्या? अवशोषित कर लिया जाता है। यही है क्या? इसी को बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अवशोषण। इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद जब यहाँ से इधर से तो रीनल धमनी थी, इधर रीनल धमनी है, यहाँ पे रक्त आया था, रक्त छना था। फिर इसके बाद जो रक्त बचा इसमें, ठीक, तो ये क्या होगा? इस वाली नलिका से यहाँ से ये होते हुए इस वाली नलिका से ये रहा रीनल सिरा। तो यहाँ से ये रक्त जो बचा हुआ अशुद्ध रक्त था, ये पूरा आके यहाँ रीनल सिरा कहाँ ले जाती? हृदय तक फिर से रक्त को ले जाती। ठीक, फिर से रक्त को ले जाएगी। इस प्रकार से ये काम करेगी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे पदार्थों का अवशोषण हो गया जो उपयोगी हैं, जो बचे फिर यहाँ चले जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। यहाँ आते आते जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होगा? इनका क्या? संग्राहक होगा। क्या? संग्रहण, ये संग्राहक नलिका है, यानी यहाँ पे उनका संग्रहण होगा। मूत्र है ना, यूरिन का, ठीक, मूत्र का या यूरिया का यहाँ पे संग्रहण होगा। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्या? यूरेटर के द्वारा कहाँ चले आएंगे? यूरेटर के द्वारा मूत्राशय में चले आएंगे। ठीक है ना। यूरेटर ब्लैडर में चले आएंगे, यूरिन ब्लैडर में चले आएंगे, नहीं मूत्राशय में चले आए, पूरा ये आ जाएगा संग्राहक नलिका के बाद से। ठीक, इसके बाद स्त्रवण का मतलब है जो चीजें शरीर के लिए जरूरी नहीं थी तो वो इन नलिकाओं के द्वारा कुछ मात्रा में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये आप यहाँ पे स्थान बना हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ मात्रा में उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है और बाकी यूरिन के रूप में जो यूरिन है वो शरीर से बाहर निकल के आता है। ये हमने एक किडनी वाले भाग में पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पे ये यूरेटर है। तो यहाँ से जब जो किडनी में मूत्र रहता है वो इस से आता है यहाँ, और ये फिर नीचे यहाँ जमा होता है यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, और फिर उसके बाद मूत्र मार्ग से मूत्र निकल जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भौतिक भाग। हमने पढ़ा नेफ्रॉन नलिकाओं द्वारा रक्त, 3 भाग हमने पढ़े थे। अति सूक्ष्म छनन पढ़ा,
इसमें रक्त नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग में क्षमता है, ये पढ़ा हमने, और प्रोटीन बच जाता है। ठीक, इसके बाद पुनः अवशोषण होता है। ठीक, इसमें कोशिका नलिका से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। हमने वहाँ पे पढ़ा था लूप ऑफ हेनले, यानी लूप ऑफ हेनले द्वारा अवशोषण किया जाता है। इस द्रावण अवशोषित हुए अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका नलिका में उत्सर्जित कर दिया जाता है, यानी कोशिका जो नलिकाएं थी वहाँ पे हमने बताया था, वहाँ से कुछ पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अर्थात इस प्रकार रक्त से यूरिया के पृथक होने पर यूरिन का निर्माण होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया नेफ्रॉन में के वृक्क के अंदर होती है। कहाँ होती है? नेफ्रॉन में वृक्क के अंदर, यानी वृक्क का जो आपका आंतरिक भाग है, मेडुला भाग है, वहाँ पे नेफ्रॉन संरचना पाई जाती है और उस नेफ्रॉन संरचना के अंतर्गत ये संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, चाहे रासायनिक क्रिया हो चाहे भौतिक क्रिया हो। इसके बाद किडनी से संबंधित रोग पढ़ेंगे हम लोग। क्या? किडनी से संबंधित रोग। पहला रोग है यूरेमिया। क्या? पहला रोग है यूरेमिया, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना, यानी जब कभी रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि यूरेमिया रोग हो जाता है। रक्त में यूरिया की मात्रा कब बढ़ेगी? जब आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, यानी फिल्टर नहीं कर पाएगी, इस है ना, तो क्या हो जाएगा, आपके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसमें आपको आपके शरीर में चकोटे आ जाएंगे, आपको शरीर में सूजन आने लगेगा। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स हो जाएंगे वो यूरेमिया से संबंधित होंगे। आपको उल्टी आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा। तो ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर का है हीमेटूरिया। क्या? हीमेटूरिया रोग। दूसरे नंबर का है हीमेटूरिया रोग। इस रोग में यूरिन के साथ रक्त स्त्राव होता है, यानी मूत्र के साथ रक्त का जब स्त्राव होता है तो उसको हीमेटूरिया रोग बोला जाता है। ये भी किडनी के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य अच्छे से ना होने के कारण ये इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक, हीमेटूरिया यानी जब ग्लोमेरुलस में जो रक्त क्षमता है वो क्या हो, रक्त का भाग कहाँ चला आए, आपके यूरिन के साथ आ जाए, यानी पूर्ण अच्छे से आपका ग्लोमेरुलस वाला भाग कार्य ना करता हो तो रक्त भी आ जाएगा आपके उसमें यूरिन के साथ मिलकर। ठीक, इसके बाद हम डायलिसिस पढ़ेंगे। डायलिसिस अपोहन की प्रक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं अपोहन और अंग्रेजी में बोलते हैं डायलिसिस। इसको अपोहन अपोहन और डायलिसिस दो नामों से जानते हैं। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। किडनी के विफल हो जाने। क्या? किडनी के विफल हो जाने पर, यानी किडनी जब कार्य करना बंद कर दे, किडनी जिसको फैल बोलते हैं, किडनी के विफल हो जाने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है? ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तब डायलिसिस, यूरिया को पृथक किया जाता है। तब डायलिसिस के द्वारा, यानी डायलिसिस की प्रक्रिया से यूरिया को पृथक किया जाता है, यानी जो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है उसको डायलिसिस की प्रक्रिया से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कृत्रिम किडनी का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है डायलिसिस की प्रक्रिया में। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि डायलिसिस की प्रक्रिया में किस प्रकार की किडनी का प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम किडनी का प्रयोग किया जाता है, यानी लैब में बनाई गई एक किडनी होती है जिसका प्रयोग हम डायलिसिस के लिए करते हैं, यानी रक्त से यूरिया को अलग करने का कार्य किया जाता है। ठीक, इसके बाद वृक्क प्रत्यारोपण, है ना, किडनी ट्रांसप्लांट। वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट। आज के समय में किडनी प्रत्यारोपण सर्वाधिक सफल व सामान्य अंग प्रत्यारोपण है। वर्तमान समय में अधिकतर लोगों की किडनी खराब हो जाती है, इसलिए ये किडनी प्रत्यारोपण सर्वाधिक सफल व सामान्य अंग प्रत्यारोपण है। ठीक, जब किसी व्यक्ति की शरीर की दोनों किडनियां, यानी एक किडनी नहीं, जब दोनों किडनियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं अर्थात कार्य करना बंद कर देती हैं, तब रोगी व्यक्ति के शरीर में किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी को प्रत्यारोपित किया जाता है। यही है वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक, इसके बाद हमारे जो हमने पहले पढ़ा था, हम स्टार्टिंग में ही जब हमने ये पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जित तंत्र, तो हमने सबसे पहले वृक्क पढ़ा। इसके बाद हम वहाँ पे दूसरे नंबर पे लिस्ट में था त्वचा, तो दूसरे नंबर पे हम त्वचा पढ़ेंगे। इसके द्वारा पसीना तथा तेल आदि उत्सर्जित किए जाते हैं, यानी जो हमारे वृक्क में रंध्र पाए जाते हैं, जो रोम होते हैं, तो वहाँ पे एक छिद्र होते हैं छोटे छोटे, यानी जिसको रंध्र बोला जाता है, जिसके द्वारा त्वचा द्वारा तेल और पसीना उत्सर्जित किया जाता है। फिर उसके बाद फेफड़े द्वारा वातावरण से CO2 तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प उत्सर्जित होता है। क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प उत्सर्जित होता है। फिर इसके बाद चौथे नंबर का यकृत है हमारा। यकृत द्वारा यूरिया उत्सर्जित किया जाता है, यानी यकृत द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद आंत है ना,
शरीर से अनपचा भोजन बड़ी आंत द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, यानी बड़ी आंत के द्वारा मलाशय में भोजन पहुंचा दिया जाता है, जो कि क्या होते हैं, अनपचे भोजन होते हैं, फिर वो शरीर के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आंत हमारे शरीर का क्या है, अनपचा भोजन बड़ी आंत द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, अगले दिन हम बायोलॉजी के नए चैप्टर्स के साथ आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें